सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 18 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2024 ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 जुलाई को। हर साल 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में। तो ये दिन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देने और उन गंभीर अपराधों के लिए दंडहीनता के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करने के लिए समर्पित है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रभावित करते हैं। इस दिन की शुरुआत 17 जुलाई 1998 में हुई थी, जब रोम संधि को अपनाया गया था, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? द हैग, नीदरलैंड में। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस ये हम कब मनाते हैं? 10 मार्च को मनाते हैं। अब डे वाला प्रश्न है। चलो, जुलाई में अभी तक जितने भी डेज हमने मनाए हैं वो सारे मैं आपको एक बार रिवाइज करवाता हूँ। देखो, 1 जुलाई को 3 दिवस मनाए थे, नेशनल डॉक्टर डे, जीएसटी डे, नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे। 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे यानी कि खेल पत्रकार दिवस और वर्ल्ड यूएफओ डे। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। 6 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 6 जुलाई को ही वर्ल्ड जूनोसिस डे। 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर डे, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस और 12 जुलाई को ही वर्ल्ड पेपर बैग डे भी मनाया। और अभी 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे के रूप में मनाया गया था। तो ये जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं कि अभी CSIR की चीफ कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा नल्लाथंबी कल्लाई सेल्वी। CSIR यानी कि हिंदी में बोलोगे तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, अंग्रेजी में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अभी तक इसकी डायरेक्टर जनरल कौन थी? नल्लाथंबी कल्लाई सेल्वी। और अभी एक बार फिर से उनको चुन लिया गया है, या यूं कहूं कि 2 साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो अब अगले 2 सालों के लिए फिर से डायरेक्टर जनरल बन गई है नल्लाथंबी कल्लाई सेल्वी। लास्ट टाइम 2022 में वो CSIR की पहली बार डायरेक्टर जनरल बनी थी, और आप कह सकते हो इस पद पर आने वाली वो पहली महिला भी है। वे तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं वैसे तो। अच्छा, CSIR की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, जिसकी स्थापना होती है 1942 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, तो ध्यान रखना इनका नाम। बाकी देखो ऑप्शन में, जयसिंता कल्याण भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी थी। जो क्रिकेट का पिच होता है उसकी देखभाल करने वाली जो होती है उसे पिच क्यूरेटर बोला जाता है। और इदा सीशान नोंगरांग की बात करें, मेघालय की पहली महिला पुलिस निदेशक बनी है। या आप यूं भी कह सकते हो कि ये नॉर्थ ईस्ट की पहली महिला DGP बनी थी। और नॉर्थ ईस्ट में भी किस राज्य में? तो मेघालय आंसर हो जाएगा। बाकी प्रीति रजक अभी भारतीय सेना की पहली महिला सेनाध्यक्ष बनी है। कुछ और नाम मैं आपको बताता हूं महिलाओं के जो भी चर्चा में थे, जैसे कि महाराष्ट्र की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव बनी है, सुजाता सोनेक। उसी तरह से महाराष्ट्र की पहली महिला DGP रश्मि शुक्ला बनी। और भारत में अभी ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कौन बनी? लिंडी कैमरून। और उसी तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर ये नईमा खातून बनी। घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है दिव्य कीर्ति सिंह। और अभी लेटेस्ट आपने पढ़ा होगा, पाकिस्तान के किसी भी हाई कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी? तो आंसर होगा आलिया नीलम बनी है। और किस हाई कोर्ट में? लाहौर हाई कोर्ट में। तो ये सब महिलाओं के नाम अभी न्यूज में थे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा फरीदाबाद में। तो अभी हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने हरियाणा के फरीदाबाद के ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में एशिया के पहले प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। इसे कोएलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन ने चुना है। और आप कह सकते हो ये एशिया का पहला और विश्व का 9वां है। क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे उन रोग जनकों को यानी कि पैथोजेंस पर शोध कार्य होंगे जो श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बनते हैं। तो ये ध्यान रखना। बाकी इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, देखना कितने प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं।
अभी बताओ विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र ये कहाँ पे बनेगा? महाराजगंज यूपी। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना था? चाइना। नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश साउथ कोरिया है। और नेपाल आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना था। ये पॉइंट ध्यान रखना। उसके अलावा इसी साल के स्टार्टिंग में हमने देखा नवा अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन ये फरीदाबाद में ही हुआ था, अभी जनवरी में हुआ था। और सूरजकुंड मेला 2024 का आयोजन भी हुआ फरीदाबाद में ही। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हाल ही में यूरोपीय संसद का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा रॉबर्ट मेट्सोला को। तो रॉबर्ट मेट्सोला, इनको एक बार फिर से यूरोपीय संसद का अध्यक्ष चुना गया है। रॉबर्ट मेट्सोला की बात करें तो यूरोपीय संसद की अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल पाने वाली ये पहली महिला बन गई है। वे किस देश से बिलोंग करती हैं? माल्टा देश से। बाकी ऑप्शन पे देखो, एलिसा दी माद्राजो, जो कि कहां से है? मैक्सिको से। अभी नाम न्यूज में क्यों था? क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की नई हेड बनी है। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल से हैं, अभी यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए। और उर्सुला वॉन डेर लेन, यूरोपियन यूनियन की अभी प्रेसिडेंट, इनको फिर से चुना गया। अच्छा, 2-3 नाम मैं आपको और बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फिलेमोन यांग का नाम याद रखना, ये कैमरून से हैं। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 69वें सत्र के अध्यक्ष इनको बनाया गया। 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? वैसे डेनिस फ्रांसिस हैं, त्रिनिदाद व टोबैगो देश के। और अभी नाटो के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने? मार्क रुट्टे बने हैं, जो अभी तक नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। लेकिन नीदरलैंड के भी नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? डिक शूफ बन गए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नाम, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो अभी दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा की टेस्टिंग की गई है। कहां पे? दुबई यूएई में। एब्रा क्या है? तो ये एक तरह की बोट आप कह सकते हो। मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूं, ये इस तरह की होती है ये एब्रा। एक तरह से इलेक्ट्रिक बोट आप कह दो, लेकिन इसे 3D प्रिंटेड तकनीक से तैयार किया गया है और ये इलेक्ट्रिक है। और इसको बनाने में लागत भी कम आई है और निर्माण समय भी कम लगा है। इसमें 10 किलोवाट की बैटरी लगी हुई है। तो ये एक बार में 20 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। किसने बनाया? अबू धाबी में जल सीर मरीन कंपनी ने और जापान की मित्सुबिशी कंपनी ने इसको मिलकर के तैयार किया है। याद रखना, ये दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा है, जिसका भी परीक्षण कहां पे किया गया? यूनाइटेड अरब अमीरात में। अच्छा, इसी तरह से 3D प्रिंटेड से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हमने करंट अफेयर्स में पढ़े, यहाँ पे एक साथ में आपको रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे कि देखो, अभी किस आईआईटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट को विकसित किया? आईआईटी गुवाहाटी। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बना बंगलुरु में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहां पर बना? तेलंगाना। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन किस कंपनी ने बनाया? अग्निकूल। भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस ये कहां पे बना था? आईआईटी मद्रास। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया कहां पे बनकर तैयार हुआ, कहां डेवलप किया गया? आईआईटी हैदराबाद। और दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहां पे हुआ? तो आंसर होगा सऊदी अरब में। तो 3D प्रिंटेड से संबंधित ये सारे प्रश्न हमने करंट अफेयर्स में पढ़े, एक साथ मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हाल ही में अमेरिका ने वर्ष 2026 से किस देश में लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा जर्मनी। अच्छा, अभी आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था नाटो की 2024 में एक बैठक हुई, कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में। और यहीं पे ये तय हुआ कि अमेरिका जो है ये जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करेगा 2026 से, जिसका उद्देश्य रशिया को काउंटर करना है। और इन मिसाइलों में SM-6 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें और विकासात्मक हाइपरसोनिक हथियार शामिल है। अच्छा, वैसे भारत के पास भी एक ब्रह्मोस मिसाइल है, जिसे हम ब्रह्मोस कहते हैं। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे भारत और रशिया ने मिलकर के तैयार किया है। पहली बार किस देश को हमने बेचा है? ये बेच भी दिया हमने। तो आंसर होगा फिलीपींस। अच्छा, बात जर्मनी की है
तो ये रहा मैप में जर्मनी, कैपिटल बर्लिन होती है, करेंसी है यूरो, और चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्ज है। अभी आपने पढ़ा होगा जर्मनी के एक फुटबॉल प्लेयर है थॉमस मुलर, अभी उन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। और जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन भी लॉन्च की थी। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन भी जर्मनी ने ही लॉन्च की थी। अच्छा, जर्मनी की एक लेखिका का नाम न्यूज में है, नाम है जेनी एर्पेनबेक। अभी इन्होंने 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता उनके नोबेल काइरोस के लिए। ये जर्मनी की लेखिका है। और मैं आपको याद दिला दूं कि अभी उत्तराखंड पीएससी का जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन अपनी करंट अफेयर्स की क्लास से ही थे। वैसे मेरी इच्छा थी कि मैं एक अलग से वीडियो बना करके आपको बताऊं कि ये सारे प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स के इस एग्जाम में, और ये अपनी क्लास में हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। लेकिन मेरे को खुद को अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। आपको बताया रिवीजन वाली क्लास हमारी होती है, वो मैं अभी ब्रेक लगा दिया, इस पर वो कर नहीं पा रहा हूँ, तो टाइम के कारण मैं वो वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आप नोटिस करोगे बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किए कि बहुत सारे उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपनी क्लास से देखने को मिले। अगर आप रेगुलर हो अपनी क्लास में तो आपको पता लगेगा। अभी जैसे कल ही एक स्टूडेंट ने मुझे एक कमेंट किया कि अवार्ड से 3 तरह के प्रश्न आए थे, ये वो 3 प्रश्न थे। और जब भी अवार्ड वाला प्रश्न आता है 2024 के सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में आपको रिवाइज करवाता हूं, तो उसी शीट में से ये 3 प्रश्न देखने को मिले थे। तो इसीलिए मैं कहता हूं रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि एक ही एक चीज को बार बार रिवाइज क्यों करवाते हो? इसीलिए करवाते हैं। अब प्रश्न देखने को मिले ना, अब रिवीजन करते हैं तो फटाफट से प्रश्न देखते ही उत्तर आपके दिमाग में आ गया होगा, आपको ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है आपका। और जब एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ना तो अच्छा फील करते हो आप। और अगर एक बार आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है तो इसका बेनिफिट आपको बाकी क्वेश्चंस में भी देखने को मिलता है, क्योंकि सारा कॉन्फिडेंस का ही खेल है। तो इसलिए जब चीजें मैं आपको रिवाइज कराता हूं, मेरे साथ साथ बोला करो इन चीजों को। और चाहे जितनी बार मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं, जब मैं नहीं थकता हूं तो आप क्यों थक रहे हो? अच्छी बात है, आपको तो रिवाइज करने का मौका मिल रहा है जब मैं करवा रहा हूं तो। और मैं रिवाइज आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें कराता हूं। वैसे तो बहुत सारा है, लेकिन बहुत सारा नहीं कराता हूं। जो इंपॉर्टेंट लगता है वही मैं आपको रिवाइज कराता हूं। तो अभी ये ध्यान में रख। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में एशियाई हाथी को हर्पीज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका ये कहां पे लगाया गया? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अब तक हाथी हर्पीज वायरस के लिए कोई टीका नहीं था जो एशियाई हाथों को प्रभावित कर रहा था, और कई हाथियों की इससे मौत हो चुकी थी। पर अभी अमेरिका के टेक्सास में ह्यूस्टन चिड़ियाघर में टेस्ट नाम का एक एशियाई हाथी है, उसको हर्पीज वायरस के लिए पहली बार टीका लगाया गया। अच्छा, हाथी से आपको याद आएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट हमने कब शुरू किया था? तो आंसर होगा 1992 में। और हाथी को राष्ट्र विरासत पशु कब बनाया गया था? 2010 में। विश्व हाथी दिवस ये हम 12 अगस्त को मनाते हैं, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी होता है। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहते हैं। अच्छा, भारत में टोटल कितने एलिफेंट रिजर्व हैं? 33। और 33rd नंबर का ये तराई एलिफेंट रिजर्व है जो आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। और अगर मैं पूछूं पहला टीका किसने लगाया था और किसका, तो एडवर्ड जेनर ने लगाया था, स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक का। वैसे रेबीज का टीका ये किसने विकसित किया? लुई पास्चर ने। आप जानते हो सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी टीका ये डेवलप किसने किया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने। टीके का नाम है सर्वावेक। और किस वायरस के कारण होता है ये सर्वाइकल कैंसर? क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न लिखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में चर्चा में रहा नासा के शेपिया प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो आंसर होगा मंगल ग्रह से, मार्स प्लेनेट से। शेपिया का मतलब हो गया क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग। अब ये क्या है, क्या होगा यहाँ पे? तो देखो, आपको पता है नासा का लक्ष्य है 2030 तक मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का। तो वहां पर उन्हें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, उनकी फिजिकल उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बस उसी सब को स्टडी करने के लिए नासा ने ये सेफिया मिशन लॉन्च किया है। मतलब इस मिशन के अंतर्गत उन अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पृथ्वी पर ही मंगल ग्रह के जैसा वातावरण तैयार किया जाएगा और वहां पे उन अंतरिक्ष यात्रियों को रखा जाएगा और फिर डेटा वगैरह कलेक्ट किया जाएगा कि वहां पे इंसान की हेल्थ पे क्या फर्क पड़ रहा है, वो किस तरह से बिहेव कर पा रहा है मेंटली और फिजिकली। देखो, मंगल की बात करें, मार्स ग्रह की,
तो इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। यहाँ पे जो ग्रेविटी होती है अर्थ की ग्रेविटी का 1/3 होता है, और मंगल और बृहस्पति यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में ही एस्टेरॉयड बेल्ट मिलती है। आपको याद होगा अभी मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी खोजा गया था, उसका नाम है नॉक्टिस। मंगल ग्रह पर 3 गड्ढों के नाम भारतीयों के नाम पे रखे थे, देवेंद्र लाल, उत्तर प्रदेश के मुरसन शहर और बिहार के हिल्सा शहर के नाम पे। और नासा ने मार्स पर एक हेलीकॉप्टर भी उड़ाया था, उस हेलीकॉप्टर का नाम इंजीन्यूटी था। नासा ने पहली बार मंगल ग्रह पर एटोको पॉइंट चट्टान की खोज भी की थी। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना, मंगल यानी कि मार्स से संबंधित हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में हरेला पर्व ये कहाँ पे मनाया गया, तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में बड़े धूमधाम के साथ हरेला पर्व मनाया जाता है। यहाँ का लोक पर्व है ये हरेला, ये सावन के आगमन का संदेश है। तो जब सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो हरेला पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष हरेला पर्व 16 जुलाई 2024 को मनाया जा रहा है, और उत्तराखंड में हरेला पर्व से ही सावन माह की शुरुआत मानी जाती है। अच्छा, ध्यान रखना ये हरेला है। इसी तरह से एक हरेली उत्सव होता है, हरेली उत्सव वो छत्तीसगढ़ में होता है। बाकी उत्तराखंड में फूलदेई महोत्सव भी मनाया जाता है, अंडूरी महोत्सव ये भी हमने यहीं पे मनाया। और समान नागरिक संहिता अपनाने वाला यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाने वाला पहला राज्य ये आपका उत्तराखंड है। स्वतंत्रता के बाद की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्रता के पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर चुका है गोवा, वो अलग बात है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता के बाद यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य, तो आंसर होगा उत्तराखंड। अच्छा, कुछ और महोत्सव मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, देखना जरा। बंगस वैली महोत्सव पूछेंगे, जम्मू कश्मीर में मनाते हैं। जम्मू कश्मीर में सरस मेला, पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल, लेवेंडर फेस्टिवल भी होता है। नवरोज नव वर्ष का संबंध पारसी समुदाय से है। मक्खन महोत्सव अंडूरी हमने कहा उत्तराखंड में। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में। बोनालू उत्सव तेलंगाना में बथुकम्मा जिसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं, ये भी मनाया जाता है। चचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल भी होता है यहाँ पे। केर पूजा महोत्सव त्रिपुरा हो गया। बिहू फेस्टिवल असम हो गया। भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव ये गोवा में लुसाफॉन महोत्सव भी होता है। एंथोरियम महोत्सव मिजोरम। नाडा हब्बा जो ये कर्नाटक का दशहरा मेला है एक, उसे नाडा हब्बा कहते हैं। और बन्नी उत्सव ये आंध्र प्रदेश का है। तो ये कुछ उत्सव महोत्सव मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जिसे आप कहोगे कॉस्पर, इसका वैश्विक सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो आंसर होगा साउथ कोरिया। कॉस्पर मतलब कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी कि अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। तो इसकी अभी 45वीं बैठक ये साउथ कोरिया में हुई है। और आपको बता दूं पहली बार इसकी बैठक साउथ कोरिया में हुई है, साउथ कोरिया के बुसान में हुई अभी ये। हर 2 साल में ये बैठक होती है। तो अब अगले बार यानी कि 2026 में जो इसकी 46 नंबर की बैठक है वो फ्लोरेंस इटली में होगी, ये भी ध्यान में रखना। तो स्पेस क्षेत्र में किस प्रकार हम काम करेंगे, नई नई खोज करेंगे हम, उसके लिए इसका आयोजन करते हैं, यहाँ पे उन सब की चर्चा की जाती है। देखो साउथ कोरिया की बात करें, कैपिटल सियोल है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, प्रेसिडेंट है यून सुक येओल। अभी सियोल में ही इसी साल दूसरा एआई सुरक्षा पर सम्मेलन का आयोजन किया था। पिछले साल वो यूके के ब्लेचले में हुआ था, आपको याद होगा। अभी साउथ कोरिया की नई स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, कासा है। और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं, 38th डिग्री पैरेलल। और साउथ कोरिया ये दुनिया की पहली 13वीं सिटी भी बना रहा है, 2025 तक बन जाएगी, ऐसा इन्होंने कहा। तो गाइज ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, क्लास कैसी लगी है। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलो मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 17 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा, रवांडा देश के नए राष्ट्रपति कौन बने, पॉल कागामे। फिर पूछा अभी अमित शाह ने प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ पे किया, इंदौर में। फिर पूछा उत्तराखंड ने कहाँ पर अपनी पहली बर्ड गैलरी खोली है, तो आंसर होगा देहरादून। और अभी भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच में समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ पे हुआ, अरब सागर में। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2024 का खिताब किसने जीता, भारतीय चैंपियन ने।
और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने लाल सागर में बचाव कार्य के लिए किसे असाधारण बहादुरी पुरस्कार के लिए चुना? अभिलाष रावत को। फिर पूछा आईटीबीपी ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 108 किलोग्राम सोना जब्त किया? ऑपरेशन जज्बा। और किस देश में भारतीय मूल्य के डॉक्टर के नाम पर सड़क का नाम रखा गया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। और हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन यह भी कहाँ पे हुआ? ये हुआ प्रयागराज में। और आखिरी प्रश्न पूछा कि आरबीआई ने किसे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने की मंजूरी दे दी? तो आंसर होगा जियो फाइनेंस। तो चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 मई को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।